देखिए, 8 जनवरी 1980 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जहां मेजर जी एंड डवाल रहते थे, इनके घर में अजीत डोभाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोभाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में, और इनकी जो मदर थी वो यूपी के फॉर्मर सीएमएन भोगना की चचेरी बहन थी। अब क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे तो आगे चल के उनका ट्रांसफ़र राजस्थान में हुआ, तो अजीत डोभाल जो थे वो भी वहीं अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली, और उसके अगले ही साल 1960 में यूपीएसएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएसएससी क्रैक कर दिया। उस समय ये 1.5 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई, और उसके बाद ये केरला के कोटिमा डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में, तो उसके कुछ ही दिन बाद 8 दिसंबर 1990 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला की कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थेरा में इस दिन नूर जहाँ होटल था वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था, और इसको एक दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती। और फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने से डर गई थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे कि करुणाकरण, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। ये एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो इस एरिया में जाने से ना डर निडर हो, और कैसे भी करके इन दंगों को रोक दे। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और निडर है, तो वो इस काम के लिए सही रहेगा। तो जो सीनियर थे उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया। तो सारे सीनियर ऑफिसर की बात मानते हुए कि करुणाकरण जो थे, इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोभाल को दे देते हैं। और अजीत डोभाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1970 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं। और जहां पहले ऑफिसर जो थे जो जाने में डर रहे, अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोभाल पूरे एरिया एंगूम घूम के छोटी से छोटी जो डिटेल्स उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीत डोभाल ने डायरेक्ट फोर्सेस का यूज़ करने की बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज़ किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहां से सारा का सारा ये जो दंगे हुए थे उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज़ करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, जो लिख रहे थे इस पूरे दंगों को, उनको आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करवा आया। और इनसे बातें करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और इसके बाद अजीत डोभाल ने क्या किया है, सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप्स के जो सामान थे वो एक दूसरे के वापस करवा, ये जो दंगे थे जो इतने दिन से चल रहे थे इनको एक किसी वायलेंस के ख़त्म कर दिया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एफ पुलिस एलेक्जेंडर जेगब ने इन दंगों पे रिपोर्ट बनाई थी, और जब यह रिपोर्ट वापस आई तो अजीत डोभाल की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी काफ़ी तारीफ और यह काफ़ी फेमस भी हुए। उस टाइम पे दिल्ली तक इनके बारे में बात स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी। तो कुछ ही महीनों में अजीत डोभाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है, और मिड 70 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है, ताकि यह पूरे इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोभाल जो है वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं, और सेमाइयर में अजीत डोभाल शादी भी करते हैं। और आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्या डोभाल। अभी ये जो दोनों बेटे हैं इनकी भी स्टोरी भी आएगी आगे। तो अब इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल अपने आईबी के जो ऑपरेशंस थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोर मकोले के इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि उस समय में उर्म जो था वो आसाम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से लोग लाख का कंपनसेशन मांग रहे थे, और ना मिलने पर एक लालडेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशन लफेमाइन से MNF बनाया, और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशन लफ्रंट MNF कर दिया। तो ये जो लाला था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहाँ की, को ले सरकार को खिरता था और उनकी आवाज़ उठाता था। अब मिजोरम आसाम का हिस्सा था, और आसाम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको आसामिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशन लफ्रंट MNF, ये जिसको लालडेंगा चला रहा था, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है, और हालत अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आसाम राइफल जो रेजिमेंट थी जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं
तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के वो अपने मीजो एरिया में वापस आते हैं बहुत गुस्से में थे और इनमें से भी 7 में इनकम अंडर थे जिनकी जॉब गई थी वो वापस आके लालाडंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे अब यहाँ से लालाडंगा और जो उसकी एमएनएफ थी वो बहुत उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ये लोग और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया आदेश अनाउंस कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट एमएन को बहुत ज़्यादा था और ये जो 7 कमांडर थे इनको भी बहुत ज़्यादा था अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस एमएनएफ ये जो लाल डेंगा वाला है मेनएफ था इनको बहुत ज़्यादा था और अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेते तो वो बैकफायर करता था इंडियन गवर्नमेंट को तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोवा को मिजोरम के अंदर भेजा था आईबी के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि अजीत डोबल को भेजा नहीं गया था बल्कि उन्होंने खुद से कहा था कि मुझे भेजो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें वहाँ पे ही कर दूँगा